देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों पर भारत के करारे प्रहार से बौखलाए पाकिस्तान ने सीज फायर टूटने का राग अलापना शुरू कर दिया है। सीज फायर तोड़ने की गीदड़ भभकी वो दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान अब 18 मई का जिक्र कर रहा है। क्या यह पाकिस्तान की किसी नई साजिश की तारीख है? क्या नई लड़ाई की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है पाकिस्तान? दुनिया को पता है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला करके पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान के चाइनीज डिफेंस सिस्टम की पोल पट्टी खोलकर रख दी, उसकी बखियां उधेड़ दी। भारत से इतना पिटने के बाद भी आखिर क्यों एक्साइटेड हो रहा है पाकिस्तान? क्यों आपाक हो रहा है पाकिस्तान? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में थे। उन्होंने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता निपटाते हैं उतनी देर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बखियां उधेड़ कर रख दी, यानी पाकिस्तान को निपटा दिया एक तरीके। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंदूर अब सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक बन गया है। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने की तारीख को लेकर यहां एक बात दोहराना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि स्थगित हुई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, वो स्थगित नहीं है। ऐसे में सवाल है कि उकसावे की भाषा आखिर क्यों बोल रहा है पाकिस्तान? क्या भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाहट में पाकिस्तान, इसलिए शहबाज के डिप्टी जो है वो नई तारीख को लेकर बकर बकर कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, लड़ाई की नई तारीख आखिर क्यों दे रहा है पाकिस्तान? क्या युद्ध की जमीन तैयार कर रहा है हमारा दुश्मन देश? अगर ऐसा है तो एक तरफ सीज फायर तोड़ने की तारीख और दूसरी तरफ शहबाज की शांति और अमन के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाना है। भला दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? ये सवाल जितना सुनने में मामूली लगता है, घिसा पिटा लगता है, उतना ही प्रासंगिक होता जा रहा है अब दिन पर दिन। 18 तारीख जब डिप्टी ने दे दी पाकिस्तान के शहबाज के डिप्टी ने, तो फिर अब ये डिबेट ज़रूरी हो जाती है। और इस डिबेट में हमेशा की तरह हमारे साथ गणमान्य मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने पैनल से मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुशील सिंघल हमारे साथ पूर्व राजनायक एक्स डिप्लोमेट होंगे, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कर्नल रिटायर्ड करण खरब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ यादव जी आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान की हवा हमने टाइट कर दी, हमने किस तरीके से उसके 11 एयरबेस खत्म कर दिए, 9 आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए। जिस तरीके से आज भुज में हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता निपटाते हैं हमने पाकिस्तान के ये ठिकाने निपटा दिए, उसके बावजूद 18 तारीख तक सीज फायर है। पाकिस्तान की तरफ से इस आवाज का आना क्या संकेत है? देखिए अनुराग जी, हमको समझना पड़ेगा कि भारत की और पाकिस्तान की ताकत में बहुत फर्क है। भारत एक महाशक्ति है। भारत को लेकर के पूरी दुनिया एक उम्मीद की नजरों से देख रही है। भारत सैन्य शक्ति में भी बहुत आगे है, भारत कूटनीतिक शक्ति में भी बहुत आगे है और आर्थिक शक्ति में भी बहुत आगे है। भारत अपने टर्म्स पे करता है जो वो करता है। हमने अपनी सेना को, हमारी फोर्सेस को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया। हमने घर में घुस करके जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जिन लोगों ने नापाक हरकत पहलगाम में आकर के करी, उनके आकाओं के घरों में घुस करके, बेडरूम में घुस करके हमने बम मारने का काम किया। इतनी प्रिसिशन के साथ किया, इतनी बारीकी के साथ किया कि किसी प्रकार की कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं, रादर किसी प्रकार की किसी मिलिट्री कैजुअलिटी भी नहीं। हमने केवल आतंकियों को चुन करके हमने मारने का काम किया। अगर पाकिस्तान ने उसके बाद कुछ हरकत करने की कोशिश करी तो भारत ने उसका भी जवाब दिया। ये सीज फायर है, डीजीएमओ स्तर तक का सीज फायर है, पर ये भारत की मर्जी पे और पाकिस्तान की मिसचीफ तक का सीज फायर है। पाकिस्तान कुछ प्रयास करेगा तो भारत उसका उचित जवाब देगा। आज देश के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने जब जम्मू में आदमपुर पेश में वो गए थे तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, भारत एक महासैन्य शक्ति है। भारत की सेनाओं का पराक्रम की गूंज पूरी दुनिया में गूंजती है। भारत आतंक के साथ किसी प्रकार का कोई टॉलरेशन नहीं करेगा। यह हमारा वैश्विक स्टैंड है। पूरी दुनिया भी देख रही है कि आज अगर आतंक होगा तो भारत किस स्तर तक जा सकता है। कौन सी धमकियां थी जो भारत को दी जाती थी, जो आज सुनाई भी नहीं दे रही है। न्यूक्लियर स्टेट है, ऐसा हो जाएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भावलपुर में अगर मारा तो वो भारत ने मारा और ये कल्पना से परे था। तो मैं मानता हूं कि आज जो जिस स्थिति और जिस प्रकार का मैसेज हमने पूरी दुनिया को दिया है कि अगर आतंकी हमला होगा और जो आतंक के आका होंगे, जो आतंक के साथ खड़ा होगा, भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। वो जवाब भारत ने दिया है। हमारी सेनाओं को जब लगेगा
कि पाकिस्तान किसी प्रकार की कोई हरकत कर रहा है और हमको किसी प्रकार के काइनेटिक मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता है या किसी प्रकार की प्रिसीजन स्ट्राइक की आवश्यकता है, हमारी फोर्सेस के पास पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम है और एक ऐसा जवाब पाकिस्तान को हर बार मिलेगा जो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। अवधेश कुमार जी, जाहिर सी बात है कि जो मैसेज हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब दिया है वो इससे पहले शायद नहीं दिया था। हमने जिस तरीके से दुश्मन के दोस्त को भी अपना दुश्मन मान करके कार्रवाई करनी शुरू की है, ऐसा शायद पहली बार हुआ है इतने बड़े स्केल पर। लेकिन पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, ये पूरी दुनिया कोई पहली बार नहीं जानी है। इससे पहले भी अमेरिका को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, पाले पोसे जाते हैं। तो क्या इस बार जो भारत मैसेज पूरी दुनिया को दे रहा है उससे पाकिस्तान की सेहत पर या कोई फर्क पड़ेगा, और हम दुनिया से क्या और कुछ उम्मीद कर सकते हैं? IMF से उम्मीद थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वो बेल आउट पैकेज पाकिस्तान लेने में सफल रहा। नहीं, आपके प्रश्न के 3 भाग हैं, इसको 3 दृष्टि से देखना पड़ेगा। देखिए, दुनिया के इतिहास में जो वार अगेंस्ट टेररिज्म है, भारत ने पहली बार वर्ल्ड के सामने एक प्रतिमान पैदा किया, एक स्टैंडर्ड गढ़ा है कि एक ऐसा पड़ोसी जो आइडियोलॉजी के आधार पर इस्लाम को मानकर हजारों लोगों को पैदा करता है कि हमारे बंटवारे के बाद संपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ है और लोग लड़ने मारने को तैयार है, वो न्यूक्लियर पावर है। उसके बाद जो हमारा एक सामने मेन बड़ा दुश्मन है चीन, वो उसके साथ इन्वॉल्व है, समय पर खड़ा हो सकता है। एक तीसरा देश बांग्लादेश इस समय लगभग वो पाकिस्तान बन गया है। इनके बीच में इतना साहस के घुसना कि भैया अब मांगना नहीं है, तो वार अगेंस्ट टेररिज्म से कैसे फाइट किया जाए वो भारत ने इस बार रखा है कि यही एक रास्ता है इस समय। इसलिए आजकल हमारे देश में कुछ लोग ना अभी भी पुराने समय की जो सोच की आलोचना करते हैं कि आपने मसूद अजहर को मांगा क्यों नहीं, आपने उसको मांगा क्यों नहीं। मैंने कहा भैया मांगने का समय गया है ना, हम मारेंगे जहां है वहां। हमको हम मांगना ही नहीं है उनसे, उनको तो हम घुस के मारेंगे। तो ये एक प्रतिमान जब आप गढ़ते हैं ना, तो उसके समर्थन भी है, उसके चैलेंजेस भी हैं। दुनिया की बड़ी शक्तियां जो वर्ल्ड की पूरी पॉलिटिक्स निर्धारित करती है, स्ट्रेटेजी, उनके लिए भारत का इस ढंग से कद उठा के खड़ा होना, इतना पराक्रम दिखाना, स्ट्रेटेजिक संबंध रहते हुए भी उसको स्वीकार करना आसान नहीं है। तो इसीलिए IMF में इस समय इसका दूसरा पहलू है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति मेरी समझ में आई है, ये शायद दुनिया ने सोचा, जो भी सोचा हो, कि एक उनकी पॉलिसी यह है कि दुनिया में ट्रेड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वार रुकेगा और पीस आएगा। तो हम सबको कहते हैं कि देखिए देखिए आप लड़िए मत, मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूं, आपके यहां टैक्स नहीं लगेगा, हमारे यहां घटा दीजिए। तो वो भारत को भी हो, तो वो इस समय ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के साथ, उसको समझाना, IMF का लोन दिलवा दिया, हालांकि अब अमेरिका में विरोध हो रहा है उसका। तो वो इस समय जरा भारत चूंकि उठ के खड़ा हो रहा है, आने वाले समय में ये होगा कि छोटे छोटे देश जो भयभीत है टेररिज्म से, वो भारत को लीडर मान के उसकी ओर आएंगे। तो इस कारण दुनिया का इस समय का जो टोटल जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर, वो हो सकता है कि इसके आधार पर आगे चेंज होने की संभावना बने। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान जो है, ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसको मैं ये भी पहली बार बोल रहा हूं, ये नो मोर पाकिस्तान की लड़ाई है। नो मोर पाकिस्तान, इसको ध्यान रखिए। ऑपरेशन सिंदूर वो एक दिन में अंत होने वाला नहीं है। सीज फायर शब्द भारत ने कभी प्रयोग नहीं किया है। भारत ने जो प्रयोग किया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉपिंग फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन, नो सीज फायर। सीज फायर सब ट्रंप ने किया है, पाकिस्तान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उस दिन हुआ होगा, भारत ने कहा होगा ठीक है 10 दिन हम उनको देखेंगे, 10 दिन में अगर वो नहीं करेंगे तो हम फिर मूल्यांकन करेंगे, और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो ये चीजें अभी हमारा ये वार जो है, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जिहादी टेररिज्म जो उसकी आइडियोलॉजी है वो परास्त नहीं होगी, तब तक वो रहने वाला है। तो उस आइडियोलॉजी से लड़ते हैं, और वहां के जो सेना है ना, उसके शपथ में इस्लाम है। दोनों के बैकग्राउंड एक है सेना की, लेकिन उसके शपथ में इस्लाम है, तो उसके आधार पर चल रहा है। तो ये, लेकिन नहीं, मुझे लास्ट बात एक कहनी है कि भारत में, मैं उनके लिए आजकल शब्द प्रयोग करता हूं, ये जो कुल घातक सब पैदा हो गए हैं, जो अपने पूर्वजों के नाम को कलंकित करने के लिए इतने बड़े पराक्रम को पहले हम लोग मार खाते थे और मांगते रहते थे, घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। 9 बड़े केंद्रों को 7200 स्क्वायर गज में बहावलपुर में बना हुआ उसके किला, जहां सेना के बड़े बड़े लोग, उसको ध्वस्त किया। ये जो दुष्प्रचार देश में किया जा रहा है कि पीए को क्यों नहीं ले लिए, जैसे पीए को लेने गए थे, दाल भात के कौड़े उठा के मुंह में डाल लो। अरे भाई, पीए को भी लेना है तो उसकी स्ट्रेटेजी बनेगी। क्या भारत में 50 लाख 1 करोड़ लोग। सुशील सिंघल जी,
ये वही पाकिस्तान है जो गिड़गिड़ाया था 2 दिन के हमले के बाद, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था और भारत ने रहमदिली दिखाते हुए कहा कि चलो ठीक है, जैसा कि अवधेश कुमार कह रहे हैं कि एक तरीके का समझौता हुआ कि दोनों तरफ से फायरिंग रोक दी जाए, मिलिट्री एक्शन रोक दिया जाए, हमने सीज फायर शब्द का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन एक बार फिर सीज फायर शब्द का उल्लंघन वहां से पाकिस्तान से शब्द का किया गया है इस्तेमाल और कहा गया है कि 18 तारीख तक ही सीज फायर है। क्या मतलब है इसका कूटनीतिक रूप से? देखिए, ऐसा है कि जब ये सीज फायर की बात हो रही है तो इसमें हम लोग बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। हमने केवल हमेशा ये कहा कि जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको हम नस्तनाबूद करेंगे, उनको खत्म करेंगे। और उसको खत्म करने के बाद हमारे डीजीएमओ ने उनको डीजीएमओ को बता भी दिया कि हम और कार्रवाई कोई नहीं करने वाले हैं आपके खिलाफ, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। तो हमने जो भी एक्शन लिया, अब पाकिस्तान ने क्योंकि हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, उन्होंने सिविलियंस के ऊपर भेजे, मिसाइल्स भेजी और ड्रोन्स भेजे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने अटैक किया। भारत ने उसका जवाब दिया। यह है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, गोली का जवाब हमने गोले से दिया। तो पाकिस्तान जब इसकी इतनी हालत खराब हुई इससे, तो वो पाकिस्तान जो है अमेरिका के पास गड़गड़ाता हुआ गया कि भाई हमें जो है सीज फायर करिए, हमारे से ये लड़ाई को रुकवाइए। और हमने अमेरिका का जैसा कि सब कुछ आ चुका है कि हमने अमेरिकन साइड को भी बोला कि भाई हम तब करेंगे जब आप ये इनके डीजीएमओ हमसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने उसको माना। उसके बाद में पीरियडिकली हम इसको रिव्यू कर रहे हैं कि ये सब जिस एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग हुई है इस पर लड़ाई की रोकने की, उसको किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। तो मेरे विचार से पाकिस्तान लेकिन जिस तरह का है वो आज तक उन्होंने कभी हार ही नहीं मानी। उनके पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए सन 71 में, लेकिन उन्होंने तब भी कहा हम तो जीत गए। 99 हारे वो पूरी तरह से, उसके बावजूद उन्होंने यही कहा कि हम तो जीत गए। तो ये कभी तो हारते ही नहीं है, ये तो बेचारे ऐसी मजबूत कौम है कि कभी आज तक ये पिट पिट करके भी कभी हारे नहीं। तो वो उसी बात को यहाँ दोहरा रहे हैं, क्योंकि इनको जो है इनको जो इन्होंने क्लेम किए कि आपने अभी बताया AI बेस्ड रिपोर्ट थी, उसके बेस पे उन्होंने सेनेट में क्लेम कर दिया कि जी हमारी फौज ने जो हमारी जो जो थी वायुसेना वो पूरी तरह से काबिज थी सारे उसमें। तो इसी तरह के ये क्लेम करके अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये लोग जो प्रचार करते हैं उसमें विश्वास भी करने लगते हैं और उसी वजह से ज्यादा मार खाते हैं हर बार जी। तो वो इनकी समस्या है और समस्या इनके पास है। हमने तो साफ कह दिया है, प्रदेश मंत्री जी ने भी कह दिया, रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि केवल 2 बात पे बात करनी है हमने। तो एक बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो कैसे वापस आएगा, आप कब वापस कर रहे हो। दूसरा, आप जो है ये आतंकवादी जो है इनकी जो समर्थन है आपके यहाँ, जिनको आपकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह यूज कर रहे हैं, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर चालू है, कंटिन्यूअस है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया है। तो अगर कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत क्लियर हैं कि हम इसको जवाब देंगे। और ये हमने सारे डिप्लोमेटिक लेवल पे सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हमने बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया है। सो ये न्यू रेड लाइन है हमारी। ठीक है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, एक बड़ा मजेदार सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि आपको न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में सही मायनों में किंग ऑफ स्काइज माना जाता है। द डेली टेलीग्राफ का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस तरीके से इशाक डार जो उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक फेक न्यूज़ फैलाई कि भाई द डेली टेलीग्राफ में छपा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काइज, और बाद में वो खबर फेक निकली। ये जो पाकिस्तान पोर्ट्रे करता है अपने आवाम के लिए कि भाई हमसे बेमिसाल कोई नहीं है, क्या ये जो धमकी है कि सीज फायर 18 तक लागू है, क्या ये पाकिस्तान उनका आवाम गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि वहाँ के मीडिया में भी उनकी असलियत दिखाई जा रही कि भाई पाकिस्तान यूं ही फूल रहा है, यहाँ तो हवा निकाल दी है इंडिया ने उसकी। तो क्या ये केवल एक प्रैक्टिस है वहाँ के आवाम को काबू में रखने की कि भाई 18 तारीख तक ये सीज फायर, यानी कि हम जो है इंडिया को बिल्कुल एकदम डंडे के जोर पे लिए हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बता दूं कि पहले आप पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है, जो लोअर एचेलॉन्स पाकिस्तान की आर्मी के हैं जी, लोअर एचेलॉन्स पाकिस्तान की आर्मी के बगावत पे उतर आए हैं,
वो कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए आतंकवाद, हमें नहीं चाहिए कश्मीर, हमें चाहिए ओपन बॉर्डर्स, फैलसूफी एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सारे यंगर जनरेशन जो कॉलेज स्टूडेंट्स एंड जो कि 30-35 साल तक के हैं, जो मुल्ला एलिमेंट जो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी को और जो आईएसआई के साथ में, ये मिलके ये आतंकवाद को जमा रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? पाकिस्तान की आर्मी को सत्ता में बैठना है। क्यों बैठना है? 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत पाकिस्तान की आर्मी संभाल रही है जी। हर एक एसोसिएशन, हर एक बिजनेस पाकिस्तानी एसोसिएशन के अंदर जाता है और इसको बैठने के लिए उनको कश्मीर का आतंकवाद जारी रखना है। आतंकवाद कैसे जारी रहेगा? वो रहेगा अगर आप टेररिस्ट को अब करेंगे। टेररिस्ट को मुल्ला एलिमेंट लेके आ रहे हैं, ये मसूद अजहर वगैरह जितने का वो नाम इंक्रीज करते जाते हैं, पार्टियां इंक्रीज करते जाते हैं, दुनिया बड़ी खुश होती है कि पर ये तभी काम कर सकते हैं क्योंकि जब हमारी उनको जो रिसेप्शन पार्टी है कश्मीर में और हिंदुस्तान में, जिसको आप स्लीपर सेल्स कहते हैं, जिसको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, वो चला रहे हैं, उनके कारण ये आतंकवाद रहेगा। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4 चलेगा। ये कब चलेगा? चाहे पाकिस्तान की आर्मी कह दे हम नहीं लड़ रहे और ना लड़ेंगे, पर आप सिंदूर तब चलेगा क्योंकि आपको इनको खत्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। इंक्वायरी होगी कि ये कश्मीरी पंडित का एपिसोड हुआ था, ये हुआ कैसे? आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट पूछेगी, कांग्रेस से पूछेगी, वो फाइलें निकालिए उस रात को क्या हुआ। मैं साउथ ब्लॉक में बैठा था 89 में, 15 कोर कमांडर के यहाँ हलचल हो रही थी, वहां पे टेलीफोन हमारे टेबल पे आ रहे थे, ये पता नहीं किससे आ रहे थे कि आर्मी के लिए क्या हुक्म है। कोई इतना कंफ्यूजन, कोई पूछा आर्मी को मैजिस्ट्रेट बुलाएगा तब जाते हैं, ये वो अभी तक किसी ने नहीं किया। साहब ये बात बड़ी भारी है और अब इसमें भी चेन होगा और चिंतन आ रही बन रहे हैं कि आर्मी के लिए फ्रेश ऑर्डर्स क्या होंगे। डॉक्ट्रिनेशन डॉक्ट्रिन चेंज हो रही है, अब डॉक्ट्रिन दोबारा लिखी जाएगी। ठीक है। ये आतंकवाद को खत्म करेगी, पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज आतंकवाद तो नहीं खत्म होता। आप जोर लगा लीजिए या कुछ कर लीजिए, पाकिस्तान की आर्मी अगर चली भी जाए वापस बैरक्स में, मुल्ला एलिमेंट किसी ना किसी तरीके से इसको जारी रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अरविंद मोहन सर, क्या एक नई तारीख पाकिस्तान ने दे दी है हमें 18 तारीख? क्या पाकिस्तान 18 तारीख बता करके ये कहना चाह रहा है कि वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा? वो देखिए, वो हरकत से कभी बाज नहीं आएगा, ये हम भी जानते हैं। आतंकवादी पैदा करना उस मुल्क की फितरत है, लेकिन सवाल ये है कि ये तारीख पाकिस्तान क्यों दे रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है जिस तरह से सीज फायर हुआ और जितनी तैयारी से लड़ाई हुई, जो हमने स्ट्राइक किया, मुझे लगता है उस कंपैरिजन में सीज फायर ज़्यादा हड़बड़ी में और ज़्यादा जल्दी हुआ है। अगर ये 1-2 दिन और चला होता, ज़्यादा नहीं, लड़ाई फुल फ्लेजेड न भी होता, 1-2 दिन और चला होता तो इतना टूट चुका होता पाकिस्तान कि फिर उसके बाद ये कहने की हिम्मत ना होती। और जो जनरल बख्शी कह रहे थे वो बात सही है कि पाकिस्तान में एक मुल्ला और मिलिट्री और पॉलिटिशियन इनका की गिरोहबंदी एक चलती है, जिसमें धर्म भी है, मिलिट्री भी है, टेररिज्म भी है, लेकिन एक मिडिल क्लास ऐसा पैदा होने लगा जिसको बिजनेस व्यापार की, जिसको अपने पढ़ाई की, अपने डिग्री की, अपने लड़कियों के बाहर निकलने की उसकी चिंता होने लगी है, खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, इन सब की। और जो ये डेमोक्रेसी नामक चीज़ वहाँ सरवाइव कर रही है, मिलिट्री उसके एक उसका छोर खींच रही है, लेकिन डेमोक्रेसी अगर चल रही है और मिलिट्री की हिम्मत नहीं हो रही है कि सरकार को पलट के खुद ताकत ले ले, उसकी वजह यही क्लास है। तो मुझे लगता है कि अगर ये क्लास मजबूत होगा और हो रहा है तो इसमें ये जवाब है, लेकिन उस जवाब का इंतजार हम नहीं कर सकते। अगर वहाँ के सरकार के जिम्मेवार लोग अगर अभी से ये बकवास शुरू कर रहे हैं तो हमको तैयार रहना होगा सिंदूर 2 के लिए, सिंदूर 3 करने के लिए, और इसी प्रेसिजन से होगा। और फिर इस तरह से बीच में उसको रोकने की गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है 3 दिन में, वो आधी अधूरे ऑपरेशन के बीच में हुआ है। ऑपरेशन अपने आप में ढंग से चला नहीं, जहाँ पहुँचा अभी उसको उससे और आगे जाना था। ठीक है, आप सबसे अनुभवी हैं कर्नल करण खरब, तो मैं आपसे एक आकलन ज़रूर जानना चाहूँगा। जैसे कि अभी अरविंद मोहन सर ने कहा कि ऑपरेशन शायद ठीक से पूरा हुआ नहीं,
कई जानकार ऐसा मानते हैं कि ऑपरेशन हो चुका था, हमने 9 उसके आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, 12 हमने उसके जो है मिलिट्री अड्डों को, सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए। तो हमारा ऑपरेशन एक तरीके से पूरा हो चुका था। हमने कहा कि अगर दोबारा से इस तरीके का कोई आतंकी हमला होता है तो हम उसे युद्ध समझेंगे, और हमने उसके जो गुहार थी उसे मान लिया, क्योंकि हम एक तरीके से अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन ट्रंप को नहीं भूलना चाहिए सर, हालांकि ट्रंप यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी बात कही थी उसमें उन्होंने परमाणु युद्ध का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु युद्ध होने से उन्होंने रुकवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या इस तरीके की कोई गफलत थी पाकिस्तान में कि वो परमाणु हमला करने वाला था, या अगर वो परमाणु हमला करने वाला था तो फिर वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया क्यों? क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? ये इसके 2-3 पहलू मैं कवर करूंगा। हाँ। और जहाँ तक ये ट्रंप की बात है, सबसे पहले मैं इसको एड्रेस करूं। मुझे लगता है जो कि अंदर से कुछ एक खबरें भी इस ढंग से आई हैं कि पाकिस्तान ने ये एक अफवाह फैलाई जब उनके 11 हमले करे गए, और हमने 11 उनके एयरपोर्ट और उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को भी टारगेट करके अटैक किया। उसके साथ में ही किराना हिल्स, आपको मालूम होगा किराना हिल्स जहाँ पे उनके न्यूक्लियर डंप्स हैं, वहाँ पे भी विस्फोट हुए। वो वहाँ पर वो हमने किए, हमने किस आशय से किए, या वो पाकिस्तान का खुद का अपना मिशन थी, वो क्या था? और एक ये भी कहा गया कि इजिप्ट से वहाँ तक वो मंगा लिया गया, बोरोन मंगा लिया गया, बोरोन शीट्स वहाँ पर आने लगी इतना जल्दी, और न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ने लगा। मुझे अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स ये ट्रंप के पास में दौड़े होंगे। ये IAEA की भी कुछ संख्यात्मक रिपोर्ट हुई कि कुछ बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई रेडिएशन की रिपोर्ट नहीं आई, कोई रेडिएशन नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन पहले सुनने में जो आया था कि रेडिएशन कुछ हद तक मामूली रेडिएशन था वहाँ पर। इस रेडिएशन के चक्कर में ट्रंप को ये शायद लगा कि बीच में मध्यस्थता करूं, लेकिन मुझे लगता है ट्रंप की जैसे आदत है, वो कहीं भी अपने मर्जी से कुछ भी कह डालते हैं। अभी तक ये नहीं, ना उनकी तरफ से कुछ आया है, ना इंडिया ने स्वीकारा है कि कोई सीज फायर का प्रपोजल इंडिया से डिस्कस उनके साथ में नहीं हुआ। नंबर 2, जो भारतीय प्रधानमंत्री ने जो क्लियर कट बात कही है कि ये सीज फायर जो अभी रुका हुआ है ये है ही नहीं, ये सीज फायर तो है ही नहीं, ये हमने सिर्फ एक सस्पेंड किया है। और ये हमारा जो कि मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं लल इन द बैटल इज गोइंग ऑन एंड इट मे बी ओनली ए मोमेंटरी पीरियड for which we are watching the enemy activity and we will pound this time even heavier. उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त उनको मार पड़ेगी अगर उन्होंने हिमाकत करी कि दोबारा से कोई भी। एक पॉइंट मेरे को और जी इसमें जोड़ लेने दीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये भी पहली बार इंडियन आर्मी को क्लियर कर दिया है कि जो भी, और इंडियन आर्मी को ही नहीं पूरे विश्व को क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया shall be considered as an act of war and India shall be free to attack the source of that terrorism. वो टेररिज्म जो है ये हम कहते हैं कि ये उसके IS के गुर्गे हैं, ये सॉरी ISI के गुर्गे हैं, ये उनके मिलिट्री के प्रोटेक्टेड हैं। मिलिट्री के गुर्गे या प्रोटेक्टेड नहीं, आई विल कॉल देम मिलिट्री सोल्जर। पाकिस्तान के ये सोल्जर्स हैं जो सिविल कपड़ों में, जिनकी ट्रेनिंग अलग ढंग से होती है, ये उनकी तरफ से एक कमांडो सीक्रेट मिशंस के लिए तैयार किए जाते हैं। ये मिलिट्री है, मिलिट्री पाकिस्तान की इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। सिद्धार्थ, अगर वैसे तो देखिए
पाकिस्तान कभी ना सुधरा है और ना सुधरेगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले हजारों बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन अगर 18 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है तो उसे क्या माना जाएगा सर? एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा या फिर रेगुलर सीज फायर वायलेशन माना जाएगा और हम उसका उसी तरह जवाब देंगे जैसा हम रेगुलर प्रैक्टिस में देते हैं, या फिर कोई बड़ा एक्शन होगा हमारी तरफ से? देखिए अनुराग जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान के सुधरने की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, ना ही हमारी सेना ले पाएगी, ना ही हमारा देश ले पाएगा। एक बात की गारंटी है कि पाकिस्तान अगर किसी भी प्रकार की हिमाकत करेगा तो भारत माकूल जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बात की पक्की गारंटी है। 18 तारीख हो या कोई भी दिन और हो, हमारी सेना बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रही है कि पाकिस्तान किस प्रकार के रिएक्शन को देना चाह रहा है। पर एक बात जो स्पष्ट है और जो मैं आपके दर्शकों को बनाना चाहता हूं, हमने एक जो नैरेटिव पूरी दुनिया में स्थापित किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक न्यू नॉर्मल भारत ने स्थापित किया है। टेररिज्म को लेकर के इतना कड़ा रवैया किसी देश ने आज तक इतिहास में नहीं अपनाया होगा। टेररिज्म के एक्ट को लेकर के उसको एक्ट ऑफ वॉर बताना, ये भारत ने अपनी शर्तों पर करके दिखाया है। हमने दुनिया के सामने और पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होगी, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट करके भारत उसका जवाब देगा। हमने पूरी दुनिया को एक मंच पे ला करके सबके समर्थन पत्र निकलवाए हैं कि भारत में हुई आतंकी हमले का पूरा दुनिया विरोध करती है और भारत को अधिकार है। नहीं तो हमको ध्यान होगा पहले के युद्ध में भी कभी नहीं हुआ कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया हो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ कभी प्रस्ताव ना आए हो। 71 के वॉर में हुए, 99 में कोशिश की गई, हमेशा किया गया। पर इस बार चूंकि भारत इस नैरेटिव को स्थापित कर पाया है कि हमारे राइट टू सेल्फ डिफेंस में टेररिस्ट की जो एक्टिविटी है, ये जो टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, भारत को माकूल अधिकार है कि हम उसका जवाब दें। दूसरा, एक और हमने एक चीज स्थापित करी है। जिस प्रकार की फुटेज हमारे हमलों के बाद पाकिस्तान से निकल करके आए, पाकिस्तान हमेशा एक आर्ग्यूमेंट लिया करता था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के स्टेट फंडेड नहीं है, ये अलग लोग हैं। पर इस बार जो फ्यूनरल की पिक्चर्स निकल करके आई, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो रीथ वहां पे रखा गया, जो सेना खड़े होकर के आतंकियों को सलामी दे रही है, उनको उनके नमाजे जनाजे में खड़ी हो रही है, ये पूरे विश्व को एक मैसेज देने वाली बात थी और एक नया नॉर्मल स्थापित करता है कि पाकिस्तान हैज स्टेट फंडेड टेररिज्म। भारत किसी प्रकार के टेररिज्म को अब टॉलरेट नहीं करेगा। स्टेट फंडेड टेररिज्म का जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले भारत कभी नहीं सोचेगा। घर में घुस के मारने से भारत कभी नहीं सोचेगा। न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर भभकी भारत स्वीकार नहीं करेगा। ये न्यू नॉर्मल्स हैं। मैं मानता हूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने ना ही केवल उनके आतंकी ठिकानों को, उनके मंसूबों को कमजोर किया या ध्वस्त किया, जो वैश्विक मंच पर आतंकवाद को लेकर के नैरेटिव था उसको भी ध्वस्त करके एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। अवधेश जी, इस बैठक के सीधे सीधे मायने क्या है? ये रेगुलर बैठक तो नहीं है? नहीं, रेगुलर बैठक नहीं है, लेकिन जब युद्ध की स्थिति संभावना होती है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आप जानते हैं कि इस समय आप जाएंगे उनके ऑफिस में, क्योंकि मैं इस समय बैठता हूँ आसपास, तो मुझे पता है कि दिन में कितने लोग मिलने जा रहे हैं, आते हैं, बहुत सारी जानकारियां लेते हैं। और इंटरनल स्ट्रेटेजी के लिए आप जानते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्री जिम्मेवार है। और इस समय देखा जाए तो पार्टी और सरकार दोनों में नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो भले सामने दिखते नहीं है, लेकिन उसमें पूरा कोऑर्डिनेट करना, इस युद्ध में भी 24 घंटे तक जग के काम करना, एनएसए के साथ रहना, वो सब किया है उन्होंने। तो जाहिर है कि ये बैठक लगातार चल रही है। ये बैठक से मुझे लग रहा है कि अभी कश्मीर को लेकर, कश्मीर से जो कई प्रकार की रिपोर्टें आ रही हैं वहां, उसको लेकर के बात होगी। पाकिस्तान ने जो बयान दिया है उस पर बात होगी। एनएसए को जो दुनिया भर से इस समय मैसेज आए हैं, लोग जाके फीडबैक दे रहे हैं, उससे बातचीत होगी। तो वो बातचीत होगी और सुनाई आपको देगा इस बैठक के बारे में। लेकिन इस बैठक से कोई घोषणा हो जाएगी ना, वो हमको कल्पना नहीं करनी चाहिए। भारत एक परिपक्व देश तुरंत कोई घोषणा नहीं करता है। यहां तक कि हमले रोकने के पीछे क्या क्या बात हुई वो भी घोषणा नहीं की जाती है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो कि सब कुछ बोल दो, ट्रंप से भी लड़ लो, क्यों कर दिया है। अब आपके एक एक प्रश्न देखिए। पहला है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने आदमपुर एयरबेस को खत्म कर दिया है, जेट गिरा दिए हैं, 60 सैनिकों को मार दिया है, और S-400 जो है प्रणाली को कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। वहां गए,
रनवे भी बजाबता लाइव दिख गया लोगों को, प्लेन उतर रही है, जहां खड़े थे उसके बाद सारे हमारे प्लेन भी दिख रहे थे, दिख रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार वहां के प्रधानमंत्री नूर यान खान बेस पर भी जाके साहस है तो यही करके लाइव दिखा दो। मैंने तो आर्टिकल भी लिखा, बोला कि यही दिखा दो, क्योंकि नूर यान खान बेस को इतनी क्षति पहुंची है जो इस समय हो रहा है। आप जानते हैं कि वहां जो परमाणु का कमांड वाला, जो 170 परमाणु हथियार रखने वाला जो एजेंसी ठीक उसके पास है, और उनका हेडक्वार्टर जो है सेना का, और सेना का ही नहीं ज्वाइंट हेडक्वार्टर भी जो है वो भी वहीं के पास है। तो वो ऐसा भयानक, मतलब भारत ने क्या किया था कि लोग, अरविंद जी वरिष्ठ हैं, वो जरूर सोच के बोल रहे होंगे, भारत में एक वातावरण बना था कि अगर मार हो ही रहा है तो 5-7 दिन और मारो, मार के इनको इतना कमजोर करो कि दोबारा खड़े होने के लिए नहीं रहे। अब उसकी तैयारी से सेना गई थी नहीं गई थी ये हम तो सोचते नहीं है, क्योंकि देश में कभी ऐसा हुआ नहीं कि घुस के हमने 9 सेंटर को मार दिया हो तो चलने लगा था। अब पाकिस्तान के पास क्या है, अब रक्षा मंत्री भुज में जा रहे हैं, रक्षा मंत्री वहां जा रहे हैं जहां दूसरी जगह वो कह रहा है कि हमने तो वहां भी ध्वस्त कर दिया है। तो एक एक जो हमारे एयर बेस है वहां लोग जा के दिखा रहे। पाकिस्तान के पास, वहां की सेना, वहां के प्राइम मिनिस्टर के पास ये बोलने के गीदड़ भभकी के अलावा क्या चाह है, मुझे आप बताइए अपने देश में कंजम्पशन के लिए। 18 तारीख के बाद क्या करेंगे, फिर टेररिस्ट अटैक कराएंगे क्या पहलवान की तरह? प्रश्न तो यही है कि वो तो टेररिस्ट अटैक ही करा सकते हैं, तो वो टेररिस्ट अटैक कराएंगे क्या? क्या ट्रंप को उन्होंने कहा है कि 18 के बाद हम फिर टेररिस्ट को भेजेंगे? सारे ऐसे प्रश्न है कि पाकिस्तान के प्रश्नों का उत्तर अपने पास नहीं है। उसके साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि उसको अपने यहां जो उसने एक मिलिटेंट ग्रुप, जिहादी मिलिटेंट पैदा किया है, उसको भी बनाए रखना है। जो इनके आर्मी में और बाकी जगह एक मिलिटेंट है, उनके भाव को बनाए रखना है कि हमारे ये देश में जो भद पीट रही है उनका है, और खासकर इमरान खान की पार्टी जो इस समय खड़ा होकर दबाव बनाने जा रही कि सरकार बदल जाएगा, उनको भी देखना है। और चूंकि उन्होंने न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम का नाम दिया था कि हम तो इस्लाम के नेता बन जाएंगे, और उसको दिखाते, तो एक दुनिया में कुछ जो छोटे इस्लामिक देश हैं उनको भी एक हीरो बन के दिखाना है। लेकिन इसकी स्थिति वही है। अगर 2003 इराक युद्ध आपको याद होगा, हम लोग उस समय बैठते थे, अरविंद जी को भी याद हो, वहां का एक सूचना मंत्री था, तो सूचना मंत्री लड़ाई से हारता था, फिर माइक के सामने आके कहता आज अमेरिकी फौजें और विदेशी फौज परास्त होकर के और पस्त होकर के बैठी हुई है, और उसका मीम उड़ता था 3 दिन में वो उसका खड़ा। ठीक वही स्थिति इस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां है। लेकिन भारत का, मेरा अपना मानना है कि इस बार जो भारत का निर्णय था, मुझे लगता है कि पहले की मीटिंग हुई होगी कहां कहां नो हम अटैक करेंगे, कि कम से कम लंबे समय तक सीमा पार से टेररिज्म नहीं हो। उसके बाद था कि इसमें पाकिस्तान कहां कहां रिटेलिएट कर सकता है, हमको किस ढंग से कर सकता है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, तो हमको उस समय क्या करना है। तो हमारी स्ट्रेटेजी थी कि शुरू में उनको रोको, और जब थक जाए तो कुछ ऐसी जगह उनको थोड़ा सा ध्वस्त करो, ताकि उनको पता चल जाए कि उसी में वो जो आप बता रहे हैं ना, उसी में जो वो गया है ना, वो जो गेट तोड़ दिया है उनके परमाणु एक सेंटर का ना, बताया गया है कि भैया हम गेट तक घुस गए हैं, अगर आगे करोगे तो तुम परमाणु धमकी देने लायक हालत में नहीं रहोगे, हमारा कमांड उसको भी अपने गिरफ्त में ले सकता है। तो अभी वो चिल्ला रहे हैं, उससे नहीं जाना है, लेकिन भारत को एक संकल्प है, संकल्प करना है, और देश को ये जो झूठी नैरेटिव बनाई जा रही है पराक्रम को, इतने बड़े पराक्रम को झूठ में, उसमें न फंसते हुए इस समय हमको सरकार पर, सेना पर, और सेना तो सरकार के नेतृत्व से चलती है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। मांग जरूर करें, लेकिन देश को छोटा हमारे हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो चीनी सरकार का गैजेट देखते हैं, उनकी वेबसाइट देखते हैं, अमेरिका की वेबसाइट देखते हैं, हमारी सेना पर भरोसा नहीं करते, चीन पर भरोसा करते हैं, अमेरिका पर भरोसा करते हैं। इनका इलाज भी बहुत जल्द किया जाना जरूरी है। लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, हम कई फिल्मों में देख चुके हैं कि ये पाकिस्तान है, ये दगाबाज है, ये वापस आएगा। सवाल ये उठता है कि अब जैसा अरविंद मोहन जी ने भी कहा, और ये देश में कई लोगों की आवाज है कि हम जीत रहे थे, हमने उसको सबक सिखाए बिना छोड़ दिया, हमने उसको अधमरा करके छोड़ दिया। अब कितनी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये खींच निकालने की कोशिश करे? अंजाम उसे पता है, लेकिन वो आदत से मजबूर है। ये केवल गीदड़ भभकी है, ये केवल शहबाज शरीफ ने जो डैमेज किया है उनके डिप्टी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कुछ और है? देखिए, ऐसा है, हमको अपनी थोड़े से अब जो विजन है उसको थोड़ा ब्रॉडन अप करना पड़ेगा, एक घोड़े के ब्लिंकर्स को निकालना पड़ेगा। हम पाकिस्तान और पीओके और ये बात यहाँ तक ना ले जाएं। इस समय
पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया था चाइना का। उसने देखा कि आपकी जितनी भी चाइनीज इक्विपमेंट था, चाइनीज रडार थे, उनकी परफॉर्मेंस देखी, उसको फिक्र होने लगी। टर्की ने सप्लाई करना शुरू किया। टर्की और चाइना मिले हुए हैं, सो इज नॉर्थ कोरिया। उनको ये प्रॉब्लम आ गई कि इनके न्यूक्लियर एस्पेक्ट में क्या प्रॉब्लम होगी। नॉर्थ कोरिया को इसकी बड़ी फिक्र है, सप्लायर वो रहा है। तो अब इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिल के अब उसकी नीति को बदलेंगे, थोड़े से लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट अलग करेंगे, सप्लाई अलग करेंगे। चाइना ने पाकिस्तान को कहा था पॉज लाइए, होल्ड ऑन करिए, हम आपको बताते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान खुद ही यूं ही जोश में आ जाएगा। उसको इन कंट्रीज़ की पूरा सहारा है, और उन्हीं कंट्री का सहारा नहीं है, और कई कंट्रीज़ का सहारा है। अज़रबैजान को भी ले लीजिए, और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। ये लड़ाई इतनी जल्दी हम नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान डर के मारे भाग जाएगा। उसको भागने नहीं देंगे ये लोग, ना ही चाइना भागने देगा, ना बांग्लादेश भागने देगा। और इस समय हमारे थिंकर्स को सोचना चाहिए कि वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या हो रहा है। उत्तराखंड में काला पानी की तरफ चाइनीज ऑलरेडी देखे गए हैं, उनके एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। वो अब क्या करेंगे? ये लड़ाई ऐसे नहीं किया एक हफ्ते के बाद फिर से एक हफ्ता रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उनका होराइजन ब्रॉडन हो सकते हैं, हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अपने ये पॉज किया हुआ है, अब जो पाकिस्तान की अगर कोई हरकत देखते हो पीओके में, आप उस जगह को अटैक करिए और ऑक्यूपाई करिए। मैं फिर कह रहा हूं, ऑक्यूपाई करिए। हम ऑक्यूपाई से थोड़ा शर्माते हैं। जब आपने 15-20 जगह पे पीओके को ऑक्यूपाई करा, आप देखेंगे पाकिस्तान की आर्मी बैक होनी शुरू हो जाएगी, टेररिस्ट अंदर नहीं आएंगे। और चीन का चीन है, चीन अपना करेगा। सक्समस वैली, काराकोरम, देखो ऐसा है, फिर तो लड़ाई तिब्बत तक फैला। नहीं, देखिए साहब, आप ये मत कहिए चीन क्या, चीन हमला करेगा? चीन क्यों रुकेगा? कोई आपका रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदार? तो बात तो पूरी तो खत्म। नहीं, आप तो बीच में कूद रहे हैं। कोई हमारा रिश्तेदार थोड़ी है। चीन तो ऑलरेडी कर चुका है। चीन ने क्या नहीं किया बता देता हूं, क्या किया है। चीन ने हमारे गलती का फायदा उठाया है। हमारी फौजें खड़ी थी, आगे आईटीबीपी थी, पीछे फौज थी। क्यों हमने ऐसे होने दिया? यह हमारी गलती थी। इसका सुधार भी अभी आएगा सिंदूर में, इसकी भी पॉलिसीज चेंज होंगी। तो चीन आपको छोड़ेगा नहीं। अब सोच रहे हैं बांग्लादेश को तैयार किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, हमको अब अपनी तैयारी और अत्यधिक करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। आपने चीन का अच्छा बात करी, चीन नहीं छोड़ेगा, वो आपको काला पानी में नहीं छोड़ेगा। जाहिर सी बात है, चीन नहीं छोड़ेगा। सुशील सिंघल जी, डिप्लोमेटिकली हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? चीन खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन की बात कर चुका है, तुर्की कर ही चुका है, ओआईसी की भूमिका हम जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रति कितनी नर्म है। तो अगर विश्व परिदृश्य में इसे देखें तो पाकिस्तान को ये लोग खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान के हाथों कुछ ऐसा करवा सकते हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक हो जाए? देखिए, ऐसा है कि हर एक कंट्री के अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उद्देश्य हैं उनके, और हर कंट्री अपने हिसाब से वो काम करता है। पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है और इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे काफ़ी देशों के इंटरेस्ट इंटरसेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी चाइना के बारे में बात हो रही थी। चाइना को एक तो अपने हथियारों को ऑफ कोर्स चेक करने का मौका मिल गया, दूसरा हमें उनका जो अपना इंटरेस्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में एक तो इन्वेस्टमेंट की हुई है $60 बिलियन के करीब की। दूसरा उनका जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्यों की, 2 पर्पस थे उसके। एक था कि पाकिस्तान में के थ्रू वो अपना रूट बनाना चाहते थे, जो उन्होंने पोर्ट बनाया है, और साथ साथ बलूचिस्तान को वो जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, बिकॉज बलूचिस्तान में इतना फैल गया है झगड़ा कि वो कह रहे हैं कि हम एक्सप्लॉइट होने नहीं देंगे, और पाकिस्तान चाइनीज को उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। तो एक चाइना को वो भी चिंता है, तभी वो तालिबान से बात कर रहा है अफगानिस्तान में। जब पाकिस्तान को उसने किनारे छोड़ दिया है, उनसे कह दिया है कि भाई तालिबान से हम सीधी बात करेंगे, क्योंकि वो उनके 2 पर्पस हैं कि थोड़ा तो उसको बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में थोड़ा कंट्रोल हो, दूसरा क्योंकि उनकी एसेट्स पर हमला ना हो, दूसरा अफगानिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको वो एक्सप्लॉइट कर पाए। तो और बाकी जहाँ तक
टर्की का सवाल है। टर्की अपने आप अपने जो ये राष्ट्रपति जी हैं अपने आप को खलीफा मान रहे हैं और वो कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप मेरे अंडर में आनी चाहिए, और उसके लिए वो उन्होंने सऊदी अरबिया, कतार, उनसे जो है अपोजिशन है उनका, तो उसके लिए उन्होंने मलेशिया, अजरबैजान, इन सबको खड़ा किया। और मलेशिया थोड़ा बढ़ के बोलने में लगा था 1-1.5 साल पहले, अगर आपको याद हो, उन्होंने भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए थे भारत के खिलाफ। उसको हमने बहुत बढ़िया इलाज किया था, क्योंकि सबको मालूम है कि इंडिया से अगर आप दुश्मनी मोल लोगे तो आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों नुकसान होगा। इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का लीडर है, अनडिस्प्यूटेड। तो हमने मलेशिया जो है वो सुधर गया, मालदीव का आपको एग्जांपल पता है। अब ये टर्की आगे आया है, तो आई एम श्योर कि इसको जो है 4-6 महीने के अंदर पता लग जाएगा कि इसको इस तरह से खुल के आने का क्या नुकसान होगा। ठीक है सुशील सिंघल जी, समय रहा तो लौटूंगा। अरविंद मोहन जी, सवाल यह है कि भारत की ताकत सबको पता है, उसके बाद भी भारत जो है वो डिसेंट बना हुआ है। पाकिस्तान आखिर किस दम पर फूल रहा है? अगर हम अंजाम देखें तो हमने टर्की के ड्रोन्स का हिसाब किताब देख ही लिया कि कैसे वो हवा में ही हमने निपटा दिए। अगर हम चीन के हथियारों का, उनके डिफेंस सिस्टम का, एयर डिफेंस सिस्टम का हाल देखें तो हमने 11 एयरबेस पर क्या हाल किया, उसके हथियारों का वो चीन देख चुका है। फिर पाकिस्तान आखिर किस दम पर फूल रहा है? देखिए, हम लोग टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं हैं और आज की लड़ाई में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि प्लेन्स वाली लड़ाई से भी ज़्यादा शायद टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो गई। और जो कहानियां आ रही हैं उससे ये लगता है कि पाकिस्तान को जो भी टेक्नोलॉजी मिली थी चीन से और बाकी देशों से, वो हमसे इन्फीरियर है और एक जनरेशन पीछे की है। और पीछे ही की नहीं है, वो उसकी कार्बन कॉपी है। वो ये भी नहीं है कि उनको ओरिजिनल मिले थे उनको। तो इसलिए ये जो सक्सेस हमको मिली तेज़ी से कि हम सब जगह मार सके और सब जगह हमारी जय जय हुई, उसकी वजह ये थी कि उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क और टेक्नोलॉजी में वो पिछड़े रहे, या उन्होंने उस समय काम नहीं किया, या हमने उनसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी अपने यहाँ डेवलप की है या हासिल की है। तो हमारी लड़ाई का एक पक्ष वो है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये लड़ाई रोकी गई है बीच में, तो ये एक मौका होता है सबको अपने अपने इसका मूल्यांकन करने का भी, टेक्नोलॉजी का भी, अपनी स्ट्रेटजी का भी, फेलियर्स का भी, सक्सेस का भी। चीन, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान अभी भी कोई अपने दम पे नहीं लड़ रहा है। और उसके जो भी शासक हैं, चाहे वो इस्लाम का नाम लेने वाले टेररिस्ट हों या मिलिट्री के लोग हों या पॉलिटिकल लोग हों, उनको वो मोह नहीं है मुल्क से। तो वो किस हिस्से को चीन को सबलेट करेंगे, किस हिस्से को ईरान को देंगे, किसको कहाँ दे के, और वो अपने इन्वेस्टमेंट के सुरक्षा के नाम पे, अपने इंस्टॉलेशन के सुरक्षा के नाम पे नए सिरे से फिर ये जो टेक्नोलॉजी की इन्फेरिटी थी उसको ख़त्म करेंगे, अपने मिलिट्री पोजीशंस मजबूत करेंगे। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हमने शायद थोड़ा जल्दी सीज़फायर कर दिया, थोड़ा और आगे होता तो ये उठ के खड़े होने में। करण खरब सर, क्या पाकिस्तान इस पॉलिसी पे चल रहा है क्या, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, एक तो पाकिस्तान में जो एक तरह से वॉर ओरिएंटेड, मैं इंडिया के मुतालिक नहीं पूछ रहा, उसके साथियों के मुतालिक पूछ रहा हूँ। नहीं, चीन को लेकर के, तुर्की को लेकर के, सबको लेकर डूबेगा क्या? तो ये जो तरीका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, जो कि जैसे कि लाइट वेन में आप लोग खुद कहते हो कि इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द आर्मी चीफ, इन पाकिस्तान द आर्मी चीफ अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अभी एक इलेक्टेड पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर जेल में ठोक के और दूसरा उन्होंने अपनी मर्जी का बना दिया। गवर्नमेंट मिलिट्री के कहे में चलती है और मिलिट्री का रेलिवेंस। ठीक है सर, आज का मेरा समय दुर्भाग्य से खत्म हुआ, लेकिन एक बहुत अच्छा डिस्कशन हमने किया और पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाने की कोशिश की है। 18 तारीख भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान एक बार गीदड़ भपकी देने का अंजाम भुगत चुका है। अब दूसरी बार अगर वो जैसे कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, शहर की तरफ आना चाहता है तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सभी अपने पैनलिस्ट का, आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।